एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में कोई भी डिफेंस खबर नहीं होने वाली है, पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और साइंटिफिक खबरें होने वाली है और उसमें कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो आज हमारे प्रधानमंत्री का एक नया वीडियो सामने आया था, जिसमें कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट ऑफ करके अपनी फ्लैश लाइटें या दिया जलाने की बात की गई थी। तो इसका बहुत ही बड़ा साइंटिफिक इंपैक्ट होने वाला है, जिसके लिए हमारे इंजीनियर्स को तैयार रहना पड़ेगा और वो इस चीज पर सोच भी रहे हैं। जब 9 बजे रात में 9 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ की जाएंगी तो ग्रिड पे बहुत ही कम दबाव होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आप पहले समझिए कि हमारे घर में बिजली किस प्रकार से आती है। जब ऐसी बिजली निर्माण कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी हो गई या प्राइवेट कंपनियां हो गई या राज्य सरकार की कंपनियां हो गई, वो सारी बिजली इकट्ठा करके एक ग्रिड में देती हैं और ये ग्रिड ये डिसाइड करता है किस राज्य को कितनी पावर मिलेगी और राज्य के फिर अलग अलग सब स्टेशन में ये डिसाइड होता है, या वहां पर उन राज्यों में लगे हुए ये जो ऑटोमेटिक स्विचिंग वाले डिवाइसेस होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि लोकेलिटी में कितनी बिजली जाएगी या किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बिजली जाएगी। जहां पर जितनी बिजली की खपत होती है उस हिसाब से इसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे दिन का 15-15 मिनट के ब्लॉक में डिसाइड किया होता है। इसको 96 ब्लॉक में बांटा जाता है और इन 96 ब्लॉक में हर 15 मिनट के लिए यह स्विचिंग डिवाइस ही डिसाइड करता है कि कितना लोड किस क्षेत्र में जाएगा। अब ये जो ग्रिड होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो पावर की फ्रीक्वेंसी होती है, वो 48.5 हर्ट्ज से लेके 51.5 हर्ट्ज तक के लिए डिजाइन की होती है, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो 50 हर्ट्ज के लिए बनी होती हैं। यदि इस हर्ट्ज पे बिजली ना मिले तो हमारे डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उनका जो डिजायर्ड वर्क है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे ग्रिड को जो डिजाइन किया जाता है वो 48.5 हर्ट्ज से लेके 51.5 हर्ट्ज के बीच में काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे ऊपर या नीचे कोई फ्रीक्वेंसी हो तो यह ग्रिड ट्रिप कर जाती है, जिस प्रकार से हमने 2012 या कभी और यह सुना था कि ब्लैकआउट हो गया, किसी एक जोन में ब्लैकआउट हो गया या पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। ये ब्लैकआउट की घटना मेजरली इसी कारण से होती है क्योंकि इसमें ट्रिपिंग हो जाती है ग्रिड में, और वो ट्रिपिंग मेनली होती है यदि कोई फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा जाए। तो जब भी कोई नया प्लांट इस ग्रिड में अपनी पावर देता है तो उसको पहले से ये नोटिफाई करना पड़ता है कि लोड बढ़ाया जा रहा है और उस हिसाब से ग्रिड फिर तैयार की जाती है, उस हिसाब से उसकी सेटिंग की जाती है और उस लोड के बढ़ाए जाने पे इसके फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर आएगा यह कैलकुलेट करने के बाद ही अनुमति दी जाती है, ताकि जो ग्रिड का फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल कभी चेंज ना हो। और चेंज होने से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ग्रिड फेल हो जाती हैं। अब जब 9 मिनट के लिए लाइटें बंद होंगी और फ्लैश लाइटें या मोमबत्तियां जलाई जाएंगी तो इस ग्रिड में लोड हो जाएगा कम। लोड कम होने से यह होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और यदि ये फ्रीक्वेंसी 51.5 हर्ट्ज से ज्यादा चली जाती है तो ग्रिड फेल हो जाएगी और जब आप फिर से चालू करेंगे लाइट तो फिर आपको लाइट नहीं मिलने वाली है क्योंकि ब्लैकआउट हो चुका होगा। अब इसके लिए मुझे जहां तक लगता है ये सारी चीजें सोच ली गई होंगी और हमारे इंजीनियर्स इस चीज पर काम कर रहे होंगे कि जब ये 9 बजे और 9 मिनट का जो समय होगा उसमें जितने भी हमारे पावर प्लांट हैं उसका जो प्रोडक्शन है उसको मिनिमम पे डाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ कुछ अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट होते हैं, जैसे कि पानी से चलने वाले पावर प्लांट, गैस से चलने वाले, कोयले से चलने वाले और न्यूक्लियर पावर प्लांट, और सोलर और विंड भी होते हैं। विंड पावर का ग्रिड का कनेक्शन होता है पर उसको रोका नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो पानी से चलने वाले पावर प्लांट हैं उनको रोका जा सकता है और गैस से चलने वाले पावर प्लांट को रोका जा सकता है, क्योंकि इनको पुनः चलाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है। पर वहीं थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे वो कोयले से चलने वाले हो या वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, इन दोनों को ही एक समय लगता है इसको लाइट अप करने में और इसके प्रेशर लाने में, स्टीम का प्रेशर लाने में समय लगता है। तो इसको तुरंत चालू नहीं किया जा सकता है, या चालू करें तो उसमें समय खपत होता है इसके फिर से बिजली बनाने में। इंजीनियर्स का यह मानना है और मेरा भी यह मानना है कि जब बिजली ऑफ होगी 9 मिनट के लिए तो जो घर में और भी सारे सामान हैं, जैसे कि आपका एसी चल रहा होगा गर्मी के समय, कूलर चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, स्ट्रीट लाइट चल रही होंगी, इस प्रकार के छोटे मोटे लोड देश में बने होंगे, जिसके लिए कंपनीज को यह तैयार होना पड़ेगा कि वो कम से कम अपनी पावर को कर सकें। और इसके लिए मंथन भी हो रहा होगा कि कितने कम पावर पे पावर प्लांट चलाए जाएं
कि जो ग्रिड पे फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन रहे। तो ये सबसे बड़ा सरदर्द होने वाला है। ये पिछली बार की तरह इतना आसान नहीं होने वाला कि ताली और थाली बजानी थी और हमने बजा दी। इस बार जब हम लाइट ऑफ करेंगे तो सरकार पर, इंजीनियर्स पर, ग्रिड्स पर बहुत ज्यादा दबाव होने वाला है कि वो फिर से उन 9 मिनट के बाद या 10वें मिनट पर हम बिजली जलाएं, तो उसकी आपूर्ति करने को भी वो तैयार रहें। तो ये बहुत ही जबरदस्त सिनारियो होने वाला है। इसमें जो इंजीनियरिंग का करिश्मा है वो भी देखने को मिलेगा, पर वो आप देख नहीं पाएंगे, वो केवल वही लोग देख पाएंगे जो कि इस फील्ड में काम कर रहे होंगे। वही बात करें कश्मीर की, तो मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में डोमिसाइल लॉ नया आ गया है और मैंने बताया था कि किस प्रकार से यह अब आसान कर देगा वहां के डोमिसाइल लेने का, जो वहां पे जिन लोगों को डोमिसाइल नहीं मिल पाता था आज तक। तो मैंने ये भी बताया था कि इस चाइनीज वायरस के सिनारियों में इस चीज पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, और जब ये चाइनीज वायरस का प्रकोप खत्म होगा, पूरा न्यूज खत्म होगा, तो हमें पता चलेगा कि कश्मीर में कितना बड़ा बदलाव हो चुका है और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो पाकिस्तान की मीडिया अब जाग गई है, पाकिस्तान अब थोड़ा जागा है और उनको अब पता चला है कि हमारे यहाँ डोमिसाइल लॉ चेंज हो गया है कश्मीर में। तो उनका ये कहना है कि डोमिसाइल लॉ ये चेंज किया गया है, ये बहुत ही गलत है। जैसा कि सब सोच रहे थे कि इस तरह की चीजें होंगी, अब वो दूसरी जगह आवाज उठाएंगे, यूएन में जाएंगे, इधर उधर पत्र लिखेंगे, कभी यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, कभी अमेरिका के पास जाएंगे और वो करते रहेंगे, चाहे वो सऊदी अरब के पास जाएं या ईरान के पास जाएं, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो अब जाके उनको 2-3 दिन बाद अब होश आया है और अब वो इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। पर जहां तक मुझे लगता है कि हमारी मीडिया में इसका कोई डिस्कशन नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा हमारे देश में, और कश्मीर में जो नए डोमिसाइल मिलना है लोगों को वो आसानी से मिलता रहेगा और कोई टेंशन की बात हमारे देश में अब नहीं होने वाली है। वही बात करें, जैसे कि भारतीय लोग इसको चाइनीज वायरस कह रहे हैं, उसी प्रकार जापान के डिप्टी प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि WHO को चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम रख देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए change.org में एक पिटीशन भी डाली हुई थी जिसको लगभग 7 लाख लोगों ने साइन कर दिया है। जापान इस जो चाइनीज वायरस से इसलिए ज्यादा परेशान है, उनके वहां बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, हमारे बराबर ही केसेस है, हमारे बराबर ही मृत्यु दर है, पर वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने $12 बिलियन लगा दिए हैं अपने ओलंपिक खेलों को कराने के लिए, जो समर ओलंपिक होने वाले थे, और अब वो 1 साल के लिए टल गए हैं। जो इतना बड़ा पैसा लगा हुआ है ये कर्ज पर लगा होता है और इसका उनको ब्याज देना होता है। जल्दी से यह पैसा ना मिले तो उनको ब्याज का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो वो एक तो इसलिए परेशान है कि हमारे यहाँ जो ओलंपिक होने वाले थे वो इस कारण से रुक गए हैं, इस चाइनीज वायरस के कारण रुक गए हैं, और दूसरी बात उनको जो इस मेडिकल इमरजेंसी से लड़ने के लिए इधर उधर से प्रोक्योरमेंट करने पड़ रहे हैं, उसमें भी खर्चा हो रहा है और ये पूरे विश्व का खर्चा हो रहा है, और ये सारा पैसा, मैक्सिमम पैसा चाइना के पास जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ही मेनली इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, उन इक्विपमेंट का जो कि चाइनीज वायरस से लड़ सके। हालांकि जापान चाइना से उतने सामान नहीं खरीद रहा है। उन्होंने कहा है कि जो ताइवान के साथ हो रहा है WHO में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, वो भी बहुत गलत है। और आपको मैं बता दूं कि पूरे विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोई लड़ रहा है तो वो ताइवान ही लड़ रहा है इस चाइनीज वायरस से, और पूरा उसने इसको अपने देश में घुसने तक नहीं दिया है। तो उसी पर जापानीज डिप्टी प्रेसिडेंट का यह कहना है कि जो देश WHO में इंक्लूडेड नहीं है वो इतने अच्छे तरीके से लड़ रहा है, और WHO ने पूरे इंटरनेशनली सारे देशों को बेवकूफ बनाया। उनको यह पता नहीं चला कि जनवरी में इस प्रकार के सिनारियो बन सकते हैं और आगे चल के यह चाइनीज वायरस इतना खतरनाक हो सकता है। यह चाइना और WHO के जो अभी के प्रमुख हैं उनकी मिलीभगत के कारण हुआ है, और इसका नाम, इस WHO का नाम चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रख देना चाहिए, जो कि हमारे हिसाब से भी बिल्कुल सही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं चाइना के फ्रॉड की, इसी चाइनीज वायरस को लेकर। नेपाल के साथ यह फ्रॉड हुआ है और अब नेपाल ने चाइना से जितने भी इस चाइनीज वायरस को टेस्ट करने वाले किट हैं उसको लेने से मना कर दिया है और उसको पूरा ब्लैकलिस्ट कर दिया है। असल में नेपाल ने चाइना से कुछ 75,000 इस चाइनीज वायरस को टेस्ट करने वाले किट मंगाए, जो कि लगभग $6 लाख के उनको पड़े थे। एक इमरजेंसी चार्टर प्लेन के द्वारा उनके यहाँ ये पहुंचाया गया, और जब उनके हेल्थ के वैज्ञानिकों ने इसको चेक किया तो ये फॉल्टी किट निकली हैं। नेपाल ने इस प्रकार के पूरे प्रोक्योरमेंट को, चाइना से जो भी होने वाला पूरा प्रोक्योरमेंट है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और इस प्रकार की किसी भी चीज का अब खरीदारी चाइना से नहीं होने वाली है।
तो चाइना ने इस प्रकार की चीजें पूरी इंटरनेशनली हर कंट्री के साथ की है, फेक सप्लाई उनको करी है, फेक किट दिया है और ऐसे सब स्टैंडर्ड चीजें दी हैं, जैसे कि डॉक्टर के जो सूट होते हैं या मास्क होते हैं, वो सारी सब स्टैंडर्ड हैं जो कि अच्छा काम नहीं कर रही हैं। एक तो उन्होंने अपना चाइनीज वायरस फैलाया, उसके बाद जो सामान बेचा है, जो सामान दिया है, बेवकूफ बनाया है और अपनी अच्छाई दिखाने के लिए हेल्प के नाम पे ये सारी चीजें उनको दे रहे हैं। भले ही उसका वो पैसा ले रहे हैं पर नाम दे रहे हैं उसको हेल्प का। और अब जाके ये पता चल रहा है कि सारी चीजें जो सब नकली हैं और इस प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान हर देश को उठाना पड़ रहा है। हालांकि नेपाल में उतने ज्यादा केसेस नहीं है, पर नेपाल को भी अपने सारे आदमियों को चेक करना पड़ेगा और उनको तभी पता चल पाएगा कि उनके वहां कोरोना के कितने केसेस हैं। और जब उनके पास इस प्रकार की फॉल्टी किट पहुंचेगी तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो तो वैसे ही कम है, उनको पैसे वैसे ही कम मिलते हैं, उनकी इनकम वैसे ही कम होती है और लगभग $6 लाख वो चाइना ने उनसे ले भी लिए और उसके बदले में फॉल्टी किट उनको दिया है। नेपाल को घबराने की बात नहीं है, भारत ने इस प्रकार की किट बना ली है और जल्द ही नेपाल को वो प्रोवाइड भी कर देंगे। तो नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अब थोड़ा सा सीख लेगी चाइना से कि कम्युनिस्ट एक नहीं होता है। चाइना अपने देश के आगे किसी को नहीं समझता है और वो किसी को भी धोखा आसानी से इस विश्व में दे सकता है। उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।